गुड मॉर्निंग कुंवर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ऑल बढ़िया फाइन? सब बढ़िया सर। ओके, गुड गुड। मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, ऑल फाइन, एवरीथिंग गुड विद एवरीबॉडी? यस सर, ऑल गुड। गुड। क्या मोहम्मद, क्या है, बहुत एकदम से सीरियस दिख रहा है? थिंकिंग? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में है। ठीक है, पढ़ना भी है ऑफ कोर्स एंड रिलैक्स करना भी सीखना है। नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो है कि ये इसका लेक्चर तो है नहीं हाउ टू रिलैक्स, उसका तो कोई बुक भी नहीं है। वी हैव टू लर्न आवरसेल्फ हाउ टू चार्ज द बैटरीज, हाउ टू रिमेन फ्रेश। नो? यस सर। अभी थोड़ी सी लाइफ तो आपने देख ली है, 1.5 2 years ऑन द शिप। So slowly what I wish you is that learn how to relax. ठीक है, फिर आपका माइंड फ्रेश रहेगा, देन वी आर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो टेंस्ड अप नहीं होना, ठीक है? एग्जाम्स हैं, पढ़ेंगे एंड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिकली, ताकि लास्ट मिनट में पैनिक डिस्ट्रेस नहीं आनी चाहिए। Isn't it? This is what we are doing on the bridge watch. यस सर, यस। एकदम से लुकआउट रखते थे कि हाँ यार, दूर से कोई शिप दिखता है उसको देख लो, so that we plan the action before. बस लाइफ में भी यही है, थोड़ा सा आगे सोचना। चलो, today a few more have to come. सर। हाँ जी, बोलो। सर, ये हमारे सिलेबस में वो भी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना क्वार्टर मीन निकाल के। सिलेबस में तो नहीं है, बट आई सॉ समवेयर वन क्वेश्चन इज देयर। और सर, ये ब्लूप्रिंट में भी है। वो क्वेश्चन फॉर्मेट में है, बट सिलेबस में नहीं है। एनीवे वी विल कवर अप, तो एक्चुअली ये फेज 1 में है। तो हम करेंगे सर? या मैं करा दूंगा, बिकॉज पास्ट पेपर्स में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 5 सर। मार्क्स का, ओनली 5 मार्क्स, सो उसको टच कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में रहता है। इट इज़ बेसिकली फॉर द ड्राफ्ट सर्वे, बल्क कैरियर्स पे टू कैलकुलेट द कार्गो, वी कैलकुलेट कार्गो बाय मींस ऑफ ड्राफ्ट। तो ये वहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। सो सिंस ही हैज़ गिवन ओनली 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपके उसके लिए थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, तो आई विल टच ऑन दैट, कर देंगे उसको भी। वैसे तो पूरा डिटेल में भी कोई मुश्किल नहीं है, इट्स नथिंग डिफिकल्ट, क्योंकि इट्स वेरी मच लाइक अ रॉकेट साइंस, इट्स सिंपल कैलकुलेशन, प्लस माइनस ही है। सो इवन एज अ सेकंड मेट, इवन इफ यू नो, इट्स मच बेटर। बट ये वहाँ पे फेज़ 1 में 25 मार्क्स का फुल क्वेश्चन है, उनको थोड़ा ज़्यादा है। तो आपके लिए सिर्फ उसने आई थिंक हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, कि ड्राफ्ट से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करनी। ठीक है, थोड़ा ये बच्चे थ्योरी का होने दीजिए। सो व्हेन वी कम बैक बल्क हो जाएगा, इसके बाद विल स्टार्ट विद टैंकर न्यूमेरिकल्स, जैसे चांस मिलेगा देन आई विल टच ऑन दिस। ओके, चलो, टुडे वी विल कंटिन्यू विद दिस बल्क ओनली।
rather coal कर लेते हैं and then we will go on the bulk grain. So coal is, as I was explaining, coal का question काफी common रहता है and simple question है. Anything for related cargo hazards. सबसे पहले हमारे मन में आता है what are the hazards of these cargos. कोई भी कार्गो हमने लोड करना है, anything, चाहे आप कैटल कैरियर पे हो, गाय भैंस भी लोड करनी है, स्टिल ऑल्सो वी हैव टू थिंक ऑफ दिस कि यार ये जो हमने कार्गो लोड करना है इसके साथ हैजर्ड्स क्या एसोसिएटेड हैं. देन आई कैन टेक प्रिकॉशंस एंड देन कम्स द प्रेपरेशन. अब एज अ वॉच कीपिंग ऑफिसर या एज अ ड्यूटी ऑफिसर मेरा काम क्या रहेगा कि ओके इफ आई एम असाइंड द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द होल्ड्स, कार्गो तो हमने होल्ड्स में ही है, चाहे टैंक्स में है, टैंकर्स में टैंक क्लीनिंग रहती है, बल्क, जनरल कार्गो, what all things we have gone through. So a different cargo है. like coal के लिए let's see what all precautions are required. coal है क्या चीज? idea is that we work safely. If I know the dangers, I am definitely aware and I can tell my team also कि भैया यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, क्या चेक करना है बिफोर जाने से पहले. चलो 2-3 guys are left. We start by the time they will join us. So now, if you see this coal, I don't know if you guys, any of you have carried coal? Anybody working on bulk carriers? सर कोल कैरी भी किया. Okay. So Australia is the world's largest coal exporter. We also import from Australia with an estimated 240 million tons exported every year. And other significant exporters include US, Canada, South Africa. And major coal importing countries include Japan, Korea, UK, Germany, India. Basically what we import is to generate electricity. Thermal plants के लिए we need a lot of coal. So this is a very important, like a lifeline. If we don't have coal, our plants will shut down, no power. And if you know, if there's no power, everything comes to standstill. So there are basically 4 categories. Coal slurry. Coal slurry is like a mixture of solid coal containing water and is obtained as a byproduct. Basically it's like a fine, what we call that when the coal is mined and then all the small pieces less than 1 millimeter, like it's called slurry, chura jo hota hai, but it has got a lot of thermal power. So if you've been to Antwerp site, lot of this coal is heaped up on the jetties and it is regarded as a cargo that may liquefy due to its high moisture content. Now it's like a powder form and containing moisture. So this is, we have seen yesterday that liquefaction will take place. I'll show you some photographs. Yesterday I did not show you how the liquefaction actually occurs and how it can affect. Second is your coal duff, mixture of coal and water with largest coal particles around 7 mm, less liable to liquefaction than coal slurry, but does require moisture content to be monitored. Now when you have coal, big pieces, big lumps are there, then even if there is a moisture, what will happen? All that moisture will drain down to the bilges, water will drain down. But if it is in a powder form, then this moisture has a tendency to come to the surface. Another type is coke, solid residues obtained by distillation of petroleum products or half-burnt coal with less gas content, but with a tendency to absorb moisture up to 20% by weight. So this is also a type of coal. Then of course small coal, that small pieces, particles of coal less than 7 mm in size. Small coal is likely to develop a flow state due to its high moisture content. So these are basically the 4 categories of coal. Now let's see what are the hazards of these coals. Now, if we have to carry, of course, as I told you, it's not only India, a lot of countries import, a lot of transportation by ships is done for this coal from all over the world. The first hazard is the spontaneous heating. Now if you understood spontaneous heating, it is very simple. Now you know what this basically product is. A freshly mixed coal absorbs oxygen. Now when the coal is mined, when it is taken out from the mine and when it comes in contact
with the atmosphere, it absorbs oxygen, forming peroxides, which break up into carbon monoxide and carbon dioxide. Now this is just a reaction on its own. And this is an exothermic reaction. Now when it absorbs oxygen and peroxides formation and CO and CO2 is released, but during this process, this is exothermic. Now what is exothermic means? A lot of heat is produced and it causes further oxidation and more heat. That means this coal will start getting heated up on its own. Now when it is lying in atmosphere, you don't feel it because it is getting cooled with the wind and all that. Now imagine it is in your holds, enclosed space, everything is closed and this reaction is taking place. Now you can imagine, one is the temperature will go up, the coal, the whole body of the coal will start becoming hot, and again this carbon monoxide and CO2, they will also start forming. Now CO2 is again a dangerous gas, carbon monoxide, large flammable range, besides also highly toxic. Now CO, carbon monoxide, is lethal, it can kill you, and if this heat is not dissipated, some spontaneous combustion can occur. So this is the biggest danger with this coal, that it can start developing, heating up, and it can even catch fire. Now oxidation depends on the surface area. Of course, how much surface area is available. Now if we have small coal pieces, now you will have lot of pockets. So oxygen or the atmosphere can get trapped anywhere and this reaction will start. So that's why hence the breakage of coal into smaller pieces while it is being loaded is to be prevented. So everyone knows, but sometimes they say yes, the loader, conveyor belt loading into the cargo holds from a height. They can't help it, but our duty is of course to tell them, and they also know that what are the effects of this breakage, the small pieces. And if considerable damage occurs, the smaller pieces will accumulate in the center of the hold while large pieces will roll to the sides. Now you have seen how the heap forms, even we trim it, level it, but normally we don't do. They adjust with the loader only, they try to fill up all the spaces evenly. Now when this occurs, when small pieces, this can aggravate the situation, as large coal gives way for the air to flow to smaller coal where this spontaneous combustion is most likely to occur. So one reaction is that this coal, now this information will be there with you. As we have seen, any cargo we are loading, today the shipper is supposed to inform us, isn't it? In whatever form we have, whether we call it MSDS forms or any other forms, so all these forms basically give us all the information that whether this coal is liable to spontaneous combustion, this coal is liable to emit methane. So all the properties of these coals are known to us, so we can take precaution. If it is likely to get spontaneously heated up, then we know what to do. Keep the decks cool and all that. The second danger is emission of methane. Now methane, everyone knows, it's a flammable gas. Now coal emits methane gas particularly immediately after loading and when newly worked or freshly broken, when it is taken out from the mines. When it is newly taken out, it has got a lot of it emits lot of methane. This is a flammable gas, and when mixed with air, it forms an explosive mixture. Now just imagine that you are carrying this coal in the hold, which is closed, and this gas is generating, and of course we will have definitely atmosphere, oxygen will also be there on the surface or above the coal. And this methane and oxygen mixture, you can imagine, now the atmosphere is very flammable. Just it needs little bit of spark and it can give you explosion. Now it is lighter than air, therefore accumulates in the upper regions of the hold, and when it will get mixed up with the air also. So observe all precautions while making man entry SCBA. Of course, normally there is no need to enter into the hold when coal is there until unless there is extreme emergency, then of course SCBA, but normally please do not enter thinking अरे कुछ नहीं है, coal है ऊपर से हमने hold खोल लिया है, कुछ भी कर लिया. No. So normally it is not recommended to enter the hold when especially it is closed, then of course a lot of gases are there inside.
Now another hazard or another effect of this coal is corrosion. Now we are carrying this coal into our holds, and now we have seen in the picture also, and most of you who are working on bulk carriers, these holds are not so well painted all the time, isn't it? Especially carrying coal. So this is a steel. Now it can react. Definitely coal left over earlier mining, which has been dumped into freshwater ponds and later reclaimed for shipment, it has a high moisture content. Now if there is a high moisture content and together with high sulfur content, now this is again, there are different type of coals. All the coals are not same. Now do not think that Australia, Indonesia, wherever we get this coal, US, Canada, they all have different properties. Of course we use them for the same purpose, but they all have different properties. Some of them have high sulfur content, some of them emit too much of methane, some are liable to spontaneous heating. Now if this coal, which is having a high sulfur content and it has got a moisture or a lot of water is there, then this coal gives rise to high temperature from self-heating, and in the presence of moisture and sulfur leads to formation of what we call sulfuric acid. Of course you won't have concentrated sulfuric acid, but a form of sulfuric acid will form, resulting corrosion in your holds, bilges, because all the water is coming into the bilges. So naturally you can imagine if the bilge well gets hold, eaten up by this acidic effect, you will have problem. Either the water from DBs can come into the hold, or the water from this can enter the DBs, because all these bilge wells are into the double bottom tanks. So corrosion is also a big, like a hazard for this high sulfur content coals. Another is a liquefaction. Now, what is liquefaction? We have seen on the most of the bulk cargo, especially these nickel ore and all that, they are liable to liquefaction, and even coal slurry, what we call this powder coal, small pieces which are broken. And liquefaction is a process where the moisture in the cargo migrates to the surface due to compaction and vibration, resulting in development of a flow state. Now this is particularly in the case of coal slant slurry, coal duff and mud coal. Now the surface of coal behaves like a liquid, and a transverse shift of cargo results in reduced stability, which can be of course dangerous. Now when it's become like a fluid, now as the ship rolls to one side, this cargo will go to one side, but it cannot come back so quickly as the ship can come back. So again she rolls more and more, so you find the ship taking a very heavy list, and finally sometime it has happened the ships have capsized due to this liquefaction effect. Now that's why for this liquefaction we always check the TML, transportable moisture limit. What we have seen yesterday in the IMSBC, the transportable moisture limit, that cargo should not have the transportable moisture limit more than what is recommended. Now what are the precautions for carriage of coal? Now, first of all, general precautions. The vessel should be informed about the cargo in cargo information form, that is shipper's declaration, cargo information, MSDS, whatever you have, that full information should be there, and the precautions that need to be taken, that also depend on the information provided. For example, if the cargo is liable to emit methane, then we have to refer to IMSBC code to obtain the loading, stowage, carriage information. Otherwise, in that book, everything is given in detail. If the cargo is in methane emitting type, then what precautions, spontaneously combustible or spontaneous heating can take, then what precautions. So everything is given in your IMSBC. So sir, ventilate cargo. Yeah, ventilation will come. So how the ventilation is done? So basically, if you see now from these dangers you have seen, now if we ventilate, if we put too much air inside, what will happen? Sir, the fire triangle will complete and it can catch fire. Yeah, then more of this reaction will take place. It will get more oxygen. The moment you supply more oxygen, the more peroxide formation, CO2 formation will take place, and spontaneously, if the cargo is likely to be spontaneously combustible, so more heat will develop.
So in that case, we have to restrict the entry of air, isn't it? And second thing, if it is methane also, if we put more atmosphere, that means we are injecting more oxygen. So we are making that atmosphere more, what we call, combustible. So वहाँ पे भी हमने क्या करना है? So ventilation जो है, it has to be done in such a way that we will come to that in case this coal is emitting methane, so it is better to remove this gas, isn't it? Whatever is formed by exhaust, instead of putting oxygen, so it is better to remove this gas which is forming inside, because it will not form. It will form maybe after 1 day or 2 days. We keep checking this. So you have to keep checking the level or the percentage of methane with the meters. So I'll come on to that. So सबसे पहले तो आ जाता है preparation. So before loading cargo, so this is a very common question, that how will you prepare your cargo holds for loading coal? So उसमें mostly we have gone through this. Yesterday also you have seen what all precautions you will take for hold preparation. So again, just to refresh you, bilge well should be cleaned, residual cargo removed, suctions tested, covered with tape down double wrapped burlap. That is, your bilge covers are normally covered with a Hessian cloth or something, so that the cargo doesn't go inside. It's like a filter, putting a Hessian cloth or a burlap. It's a filter type of thing which you put on the bilge covers. Hatch top wheels, associated equipment should be greased to ensure no sparks are caused during opening and closing of the hatch covers. तो ये भी important है कि अगर आपके wheels are not greased properly, sparking can take place and then inside the atmosphere is flammable. Electrical cables, cargo hold lights, any other electrical instruments within cargo hold should be checked for insulation damage to ensure they are safe for use in atmosphere containing explosive gases. So better इसके लिए यही है कि on bulk carriers as it is no lighting is needed. So we take the fuses और main switchboard से ही power बंद कर दो. So that if there is any cable which is damaged and all that, no chances of, so we are eliminating all the chances of generating spark. Now ships that carry coal, we are required to carry instruments also. So ये तो आपने preparation तो कर ली, okay, hold, sweeping, cleaning, inspection, checking, bilge cleaning, bilge inspection, suctions tried out, everything. Cables आपने देख ली, ventilators where आप सब देखोगे कि ventilators are in good working condition, hatch covers properly greased, no sparking, no chances of sparks developing. And then the ships have to have these instruments also. Now we have to check all the methane level, CO2 level, CO level, how much gas is generating inside. So उसके लिए हमें instruments चाहिए, isn't it? So these ship must have, and then we have to check the temperature. So cargo hold temperature between 0 to 100. इसके लिए thermometer भी होने चाहिए. So there are special type of thermometers which are basically long thermometers and closed in a what we call this brass or steel conduit. Thank you. When you are lowering this thermometer, there are special temperature pipes in the holds permanently fitted. So here we take the temperature by lowering these thermometers. Then we have to have the instrument of checking the pH value of the bilge water, what we call this kit, to check the pH of this value that engine room has got. Installation of these instruments or taking measurement should be possible without entering. तो इसीलिए आपके लिए पास जो ships हैं, they are designed so you don't have to enter the holds to check this. You can check it from outside. Like I told you, temperature pipes are there. So all these things are there that you can check this on daily basis. Now coal should not be stored against hot bulkheads. और आपके स्पेशली लास्ट होल्ड विच इज इन टच विद द इंजन रूम, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है दैट इट शुड नॉट बी टचिंग दैट हॉट bulkhead. Normally there is a insulation, so the builder knows if you are going to carry coal, so they put insulation on the engine room side so that the bulkhead doesn't get heated up. Extra monitoring should be implemented when coal is loaded in holds adjacent to hot areas such as heated fuel DB tanks and engine room bulkheads. So ये precautions very normal, so everyone knows. तो आपके मन में भी आंसर लिखने के लिए, अदरवाइज वर्किंग के लिए भी
आपको ये पता होना चाहिए दैट हमारे जो बल्कहेड्स हैं दे आर नॉट गेटिंग हीटेड अप. Ideal place to monitor the temperature of the hold is basically the center of the stove, but normally you have the temperature pipes fitted. They can be in the cross decks forward and aft, but of course we cannot fit the pipe in the center because cargo loading होनी है. So normally we say अगर आपको temperature forward and aft of the hold मिलता है 25 degree 26, so that means center में थोड़ा ज़्यादा होगा. So we can estimate the temperature in the center of the hold will be slightly more. No smoking, of course, not only this ship, यहाँ पे तो of course it is very strict that absolutely no smoking policy should be implemented, and especially in the vicinity of cargo compartments. Now यहाँ पे होता क्या है, the ship's crew, you people know, but the people who are working from ashore, they may not be aware. तो उनके साथ प्रॉब्लम आती है क्या, हाउ टू मेक देम नॉट टू स्मोक. तो एक क्वेश्चन था थोड़ा अलग था. तो जो हम हैच कवर के रेस्टिंग पैड्स होते हैं उसको हैच कवर क्लोज करने से पहले उस पे ग्रीस लगाते हैं रेस्टिंग पैड पे जहाँ रेस्ट करेगा. तो उसका रीजन क्या है सर? बच्चे जो आपका रेस्टिंग पैड है, हैच कवर जो है ना, nowadays of course these hatch covers are quite heavy. Basically on the container ship they are weighing about 35 to 40 ton. Actually अगर आप हैच कवर को देखिए, it is a floating thing. It is actually moving in a seaway. जब आपका ship move करता है and ship actually flexes, ship is actually bending. Now just imagine that आपका ये हैच कवर रखा है, नीचे से ship bend कर रहा है due to the wave action. And उसके ऊपर जब ये ship bend करेगा तो हैच कवर जो है इट एक्चुअली मूव्स इन फॉर एंड आफ्ट डायरेक्शन. आपने आवाज़ सुनी होगी, चाहे आपने क्लीट्स भी लगाई हैं, चाहे इसको सिक्योर किया, बट वो क्लीट्स के साथ, क्लीट्स में भी ऑलवेज देयर इज अ प्ले, सो दैट इट इज गिवन दैट freedom of movement is given to this hatch cover so that they actually move. Now if there is no grease, so what will happen? Now there is a steel to steel contact with this resting pad as the hatch cover. So थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि when this due to the friction, when this hatch cover is moving on the resting pad, वो स्टील पीस जो है आपका रेस्टिंग पैड है वो घिसना शुरू हो जाएगा और आपका हैच कवर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा. सो ग्रीस का आइडिया इसीलिए दिया था, इट्स नॉट अ नॉर्मल ग्रीस, इट्स अ स्पेशल कंपाउंड फ्रॉम द मैग्रेगर, ताकि वो हीट भी जनरेट ना करे. एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशल कंपाउंड, ब्लैक कलर का होता है. सो वी जस्ट अप्लाई विद द ब्रश लिटिल बिट so that there is basically to reduce the friction, ताकि वो उसको क्या कहते हैं स्क्रब ना करे. दोनों स्टील टू स्टील मिलेगा, अदरवाइज थोड़े टाइम के बाद इवन इट इज़ कॉमन कि वो जो रेस्टिंग पैड है उसकी हाइट जो है थोड़ी सी कम हो जाती है. सो वी हैव टू वेल्ड एक प्लेट, शिम कहते हैं जिसे, वी हैव टू वेल्ड अ शिम प्लेट, पतली प्लेटिंग उसके ऊपर वेल्ड करनी पड़ती है, अदरवाइज हैच कवर जो है आपका कोमिंग पे बैठना शुरू हो जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया. पूरा वेट जो है रबर पैकिंग के ऊपर आना शुरू हो जाता है. ओके, सो इन शिप्स में तो दिस टाइप ऑफ हैच कवर्स आर नॉट देयर. बल्क कैरियर नॉर्मली यू हैव साइड रोलिंग और हाइड्रोलिकली क्लोजिंग ओपनिंग टाइप, बट कंटेनर शिप्स इट इज़ वेरी कॉमन वेयर द हैच कवर्स आर हैवी. छोटे लाइट हैच कवर्स के लिए दे सिट ऑन द, जो उनकी साइड प्लेट होती है, दैट्स कॉल्ड द स्कर्टिंग ऑफ द, जो फ्लैट वर्टिकल प्लेट है हैच कवर की, दैट कैन टेक वेट फॉर अ lighter hatch covers, but for the thicker heavier hatch covers like container ships you need a resting pads. चलो याद कराना, I'll show you the picture, फिर you will understand better. Okay, at least clear बच्चे, your answer is question what you asked is clear. Yes sir. So ठीक है, एक तो है no smoking, so no smoking you know. अब आपको नो नीड टू थिंक, नाउ यू आर नोइंग दैट कि यस द एटमॉस्फेयर इनसाइड द कार्गो होल्ड इज कैन बी डेंजरस बिकॉज ऑफ मीथेन, एनी गैस, whether it's there or not there. Coal means some gas will be there, चाहे वो CO हो, because carbon monoxide is also flammable, methane is flammable. तो नो स्मोकिंग तो absolutely zero. Shore people also if you see tell the stevedore in charge और supervisor जो भी है कि डे 1, एंड उसका बेस्ट पॉलिसी मैंने आपको बताई क्या करेंगे हम, नियर द गैंगवे.
प्लीज राइट इन बिग स्टेंसिल, हमेशा लगा दीजिए नो स्मोकिंग. सो दीज पीपल व्हेन यू राइट देन दे हैव कि नहीं यार द शिप इज, थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना है कि भाई अगर बाई चांस किसी को देखते हो उसको बोलो नो डियर, दिस इज नॉट द प्लेस टू स्मोक, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट, दे डोंट बॉदर एंड दे आर वेरी राउडी गाइस. सो उससे लड़ना भी नहीं है आपने. सो यू गॉट टू टॉक टू द सुपरवाइजर कि डियर वेदर व्हाट इज डेंजर इज देयर, वहाँ पे आपको हमको पढ़ाना नहीं है. दिस इज माई शिप, आर पॉलिसी इज नो स्मोकिंग. ठीक है. सो यू आर एट यंगर लेवल, यू समटाइम मे एंटर इनटू एन ऑल्टरकेशन, आर्गुमेंट्स नो, सिंपली इन प्लेन लैंग्वेज. इफ नहीं सुनता सुपरवाइजर को, जेंटलमैन on this ship smoking is not allowed, we have put a notices, so please tell your people not to smoke. ठीक है. सो उनसे आपने what I am telling you कि लड़ना नहीं. so they are local people and they are not that much educated, so उनकी thinking you know that वो उसी तरह की है. plus they think that they, कोई भी अपने कहते हैं ना गली में तो बिल्ली भी शेर होती है. so they are local, so they think they are big bosses. हमने क्या करना, for a time being we have come, we just load and happily go. and हो सकता है बार बार आना भी पड़े, रेगुलर वॉइसेस में आना पड़े. सो किसी से लड़ना नहीं, उनको प्यार से सुपरवाइजर को कि डियर नो, अगर नहीं मानते देन टेल चीफ ऑफ कि सर उनको बोल दिया सुन नहीं रहे. फिर सोल्यूशन क्या है, चिट्ठी. फिर एक लेटर जब लिख के चीफ ऑफिसर देगा फिर सब सीधे हो जाते, बिकॉज इट गोज इनटू द रिकॉर्ड. एंड फिर हम साइन भी ले लेते हैं. Okay, ये लो sign for acknowledgement that you are hereby warned after repeatedly verbally telling you that your people are not listening, I may be compelled to stop cargo. फिर सब ठीक हो जाएगा. But we don't want to come to that stage, isn't it? Because ship is always on receiving side. फिर वो आपके शिप में फॉल्ट निकालना शुरू कर देंगे, सेफ्टी वालों को बुला लेंगे, PSC को बुला लेंगे, किसी को भी बुला लेंगे, isn't it? Not that we are not, हम कम नहीं है, but why unnecessary? So इसके लिए बिकॉज द सूनर यू बिकम ऑफिसर, थोड़ा सा आपको लगता है कि यस कि हाँ यार मैं ऑफिसर है, तो इसको बड़ा डिप्लोमेटिकली यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन. ओके. सो ये चीज़ बड़ी केयरफुल रहना. स्मोकिंग में कई बार मैंने देखा है झगड़ा होते हुए. एक्सेप्ट वेयर द शिपर प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू वेंटिलेट द कार्गो. नाउ कम्स द वेंटिलेशन पार्ट. द कंपार्टमेंट्स कंटेनिंग कोल शुड ओनली बी वेंटिलेटेड फॉर फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिपार्चर फ्रॉम द लोडिंग पोर्ट. एंड उसके बाद आप हैच कवर वेंटिलेटर्स को बंद कर देते हैं. And then there is a regular monitoring of the atmosphere. या आप डेली बेसिस पे टेम्परेचर 2 times 3 times you check the temperature is not rising and gas concentration is not going up. So उसके अकॉर्डिंगली है हम चेक करते रहेंगे. Ventilation should be continued if the amount of methane rises above the acceptable level. Now if you feel that the percentage of methane is going up, then we use ventilation only to remove the gases. So आपने होल्ड वेंट्स को उस मोड में यूज करना है, ओनली सरफेस वेंटिलेशन जिसे कहते हैं कि टू रिमूव द गैसेस. आजकल मैकेनिकल वेंट्स हैं, एग्जॉस्ट में डाला, इट विल रिमूव ऑल द गैसेस. नाउ बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रिमूविंग द गैसेस. तो सारी डेक पे आएंगी. नाउ मीथेन को आप वहाँ से निकाल के डेक पे, सो अगेन यहाँ पे भी डेंजरस एटमॉस्फेयर बन रहा है. सो ये सारी चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए. बिकॉज ठीक है कंसंट्रेशन बहुत डाइल्यूट हो जाएगी व्हेन दिस गैस इज मिक्स्ड इन ओपन डेक के एरिया, बट स्टिल इट कैन गो इनटू एनी ऑफ द मास्ट हाउसेस, कहीं ना कहीं और स्पेसिस में भी जा सकती है. कोल ऑल्सो शुड बी वेंटिलेटेड प्रायर टू डिस्चार्ज, owing to danger of building up of gases that could be ignited by spark from opening of the hatches. तो ये नहीं कि सीधा गए और जल्दी जल्दी चलो जी हैच कवर खोल दिए. So normally sometime we, if we know there is a methane, थोड़ा सा वेंटिलेशन कर देते हैं या थोड़े से हैच कवर्स को खोल के रखेंगे थोड़ा सा. Let these gases come out and then open your hatch covers. Now the gases may escape the cargo compartment to adjacent stores, mast houses, and these spaces should also be monitored on the regular basis. Instrument आपके पास हैं, तो इसीलिए now I think you can imagine even if you have not worked on the bulk carrier कि यार कोई भी compartment, mast house, forpic store, कोई भी store जो है वहाँ पे भी there is a possibility of this gas getting accumulated. So उसके लिए भी मैं थोड़ा सा I will be careful. And
pH value engine room check करेगा. So higher pH value readings indicate likelihood of increased corrosion. So in such cases the bilges should be kept dry by pumping out the accumulated water. So आपको बता देंगे कि higher pH value it is acidic, तो हम उसको pump out करेंगे. We will not let the water stand in the bilges, isn't it? So that's the best solution. However, record should be kept in deck logbook for quantity of bilge water. And if any suspected problem is observed during passage, the shipper should be contacted. चलो ये तो आपके बस की नहीं है. Captain साहब will do that. If the shipper has declared cargo is liable to emit methane or methane concentration in the cargo compartment is above 20% of LEL. So अभी आपने टैंकर पढ़ा नहीं है तो हम वहाँ से पढ़ेंगे. Lower explosive limit क्या होती है? The following additional precautions should be taken. Surface ventilation should be maintained. Hatch cover should not be opened until accumulated gases have been removed. And hatch cover should then be opened carefully, ensuring no sparks. And all enclosed spaces, storerooms, tunnels, passageways should be thoroughly monitored. An enclosed hatch cover should be ventilated. And now if the special precautions for self-heating coals. If the shipper has declared cargo is liable to self-heat, then following additional precautions. सर एक डाउट है. सर ये जब कोल लोड करते हैं तो सर ऑक्सीजन डिप्लीट होती है और जो वो है कार्बन के वो हाइड्रोकार्बन से सर वो बढ़ते हैं. तो सर हमें वेंटिलेट करना चाहिए. या वही तो कह रहा हूँ ना. देखिए अभी आपका क्या हो रहा है कि जैसे एटमॉस्फेयर के साथ एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ आपका कोल जो रिएक्ट करेगा देन इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग carbon monoxide and carbon dioxide, isn't it? These gases start forming, isn't it? So अब आपने क्या किया है कि आपकी पैंट्स इस प्रोसेस में दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो कोल जो है गर्म भी होना शुरू हो जाएगा. इट स्टार्ट्स हीटिंग अप. तो अब हीट अप भी हो रहा है, उसको ठंडा भी रखना है, प्लस ये गैस फॉर्मेशन हो रही है. CO इज अगेन मोनोक्साइड इज अगेन अ फ्लेमेबल गैस, उसको रिमूव भी करना है. तो इसके लिए वो कहते हैं कि सरफेस वेंटिलेशन की इन गैसेस को सिर्फ आपने रिमूव करना है. हमने थोरो वेंटिलेशन नहीं करनी. थोरो वेंटिलेशन क्या होती है कि आपने वेंटिलेटर चलाया हो पूरे नीचे तक कार्गो होल्ड में आपने सप्लाई. हम लोग सरफेस वेंटिलेशन करते थे पर उससे तो फिर सर ऑक्सीजन बढ़ जाती थी. या थोड़ी सी आपने थोड़ा ही करना है ना. सरफेस वेंटिलेशन मींस रिमूवल ऑफ गैसेस. आप कर क्या रहे हो? सरफेस वेंटिलेशन सिर्फ रिमूवल. कि आप एग्जॉस्ट में चला रहे हो, थोड़ा सा आप कहीं आपने फ्लैप या कहीं से कुछ ना कुछ तो थोड़ा खुला होगा, बट थोड़ी देर के लिए चलाया एग्जॉस्ट में, सो इट विल रिमूव द गैस. आपने उसको सप्लाई में नहीं डालना. पूरा का पूरा सप्लाई में अगर आपने डाला देन व्हाट विल हैपन, यू आर इंजेक्टिंग. हमारे तो नेचुरल वेंट्स थे तो जैसे यस जो अपना ये है हाइड्रोकार्बन है वो बढ़ गए. जब मल्टी गैस डिटेक्टर से चेक करा तो ऑक्सीजन कम हो रखी है. पर सर ऐसे तो कभी फिर अगर ऑक्सीजन कम हो रखी है तो अंदर सर फायर तो होगी नहीं कभी फिर. नो ये ठीक है. वो कह रहे फायर है बिकॉज इसका रिएक्शन देखिए ना. कोल है वो अपने आप ही हीटिंग अप हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन. पर सर अंदर ऑक्सीजन ही खत्म होगी ना. ऑक्सीजन 7-8% हो गई थी जैसे. पर अब सब जब हम उसे सरफेस वेंटिलेशन करते हैं तो गैसेस तो उड़ जाती हैं और वो LEL में आ जाता है वापस, लेकिन फिर ऑक्सीजन 19 या 20% पहुंच जाती है तब तक. हाँ, तो अगर ऑक्सीजन कम है देन इट इज हमारा वही तो आइडिया है कि अंदर ऑक्सीजन जाने ही नहीं देनी. जितनी है उसको कंज्यूम होने दो, लेट इट गेट कन्वर्टेड. फिर कुछ नहीं होगा आपके कोल. तो आपके जो नेचुरल वेंट्स भी हैं तो उनकी भी जो हमने डायरेक्शन है वो हम कैसे रखेंगे ताकि ओनली सरफेस वेंटिलेशन हो. आई थिंक वेंटिलेशन के उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाई थी वेंटिलेशन जो वेंटिलेटर वो तो सर काउल टाइप थे ना. वो तो काउल टाइप थे. हमारे यहाँ सर सिंपल थे जो हैच कवर में सीधे से होते हैं. मशरूम वाले उन्हें कहते हैं मशरूम वेंट्स. नहीं गोल वाले होंगे आपके पास. नहीं सर सीधा जो हैच कवर के सर साइड में वो खाना सा बना हुआ था. नॉर्मल फ्लैप्स थे. फ्लैप्स थे. यस सर. या तो फ्लैप्स टाइप थे तो ठीक है. उनमें भी है कि सिर्फ आपको सरफेस वेंटिलेशन जो है सिस्टम है कि जैसा जैसा उन्होंने सिस्टम दिया. तो आइडिया क्या होता है कि हम फ्लैप्स को खोलें कम ताकि अंदर जो है एयर जो है अंदर नहीं जानी चाहिए. अब मैं समझ गया आपका कि आपके पास नेचुरल सिर्फ वेंट फ्लैप्स हैं. मैकेनिकल वेंटिलेटर तो इसलिए अवॉइड करते हैं. मैकेनिकल वेंटिलेटर होगा उसकी मोटर होगी, उसको चलाओगे तो वैसे स्पार्क होने वाली. यू नेवर नो, इजंट इट? सो दैट्स व्हाई द शिपर है बेटर कि यार जितना कम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखे हुए होल्ड्स में उतना बेटर है. तो सर हमें वेंटिलेशन करने के लिए ध्यान में क्या रखना चाहिए? ऑक्सीजन बढ़ रही है तो बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, गैसेस को हटाना है सरफेस से.
या फिर ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है तो खत्म हो जाएगी, एक टाइम Yes. डिप्लीट हो के वो सारा खा जाएगा उसका जो रिएक्शन है, तो हम उसको रहने दें, वेंटिलेशन करें ही ना? करे ही ना, मच बेटर नॉट टू वेंटिलेट। ऑक्सीजन जितनी कम अंदर डालें उतनी मच बेटर। सो वी क्लोज द वेंट्स एंड वी डोंट डू द वेंटिलेशन। वॉयज में नहीं करे ना सर फिर? क्या थोड़ी सी खाली अगर आपको लगता है एक्सेस अंदर जो मीथेन या CO2 ज़्यादा जनरेट हो रही है, उसको सिर्फ निकालने के लिए अंदर ठीक है। अगर आप अपना वेंट्स हैच कवर सब बंद रखते हो, आप कोई वेंटिलेशन नहीं करते, तो क्या होगा, गैस कंसंट्रेशन अगर अंदर बढ़ेगी तो एक पॉजिटिव प्रेशर होगा अंदर। हाँ जी सर। इजंट इट? तो हम थोड़ा सा अगर फ्लैप को खोलते हो तो अंदर से गैस बाहर आएगी, बिकॉज अंदर हाई प्रेशर है। हाँ उसके बाद बंद कर देते हैं साथ ही। इजंट इट? गैस तो आपका एटमॉस्फेयर तो तब जाएगा अंदर अगर लो प्रेशर होगा। अंदर लो प्रेशर होगा देन द एटमॉस्फेयर हैज अ टेंडेंसी टू गो इनसाइड। अंदर ऑलरेडी हाई प्रेशर है तो गैस बाहर आएगी। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन डिप्लीट होगी आपके कोल को कुछ नहीं होगा, रिएक्शन भी नहीं होगा, ना ही वो हीट अप होगा, ना ही वो मोर गैस जनरेट करेगा। सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है कि इफ द सी ईदर द कोल कैन बी सेल्फ हीटिंग टाइप और इट मे बी जनरेटिंग मीथेन। तो दोनों हमने चेक कर लिया। हमने चेक किया कि यस यार, मीथेन की जो अंदर क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर डेंजरस हो रहा है। तो हम थोड़ा सा उसको नेचुरल वेंट फ्लैप को खोल के फिर बंद कर देते। जितनी एयर अंदर कम जाएगी उतना बेटर है। चाहे हमें वेंटिलेशन बंद रखनी है, बंद रहने जो कुछ नहीं होगा, बंद रहेगा क्या होगा, कुछ नहीं होता। हाँ सर, कुछ भी नहीं होगा, वो ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी, पूरी यूज हो जाएगी जितनी थी अंदर। करेक्ट। सो आपका एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा, LEL से नीचे रहेगी। तो ये चीज आपने देखनी है। सो दिस इज व्हाट इट इज। द हैच कवर शुड बी क्लोज्ड आफ्टर लोडिंग एंड एडिशनल सील्स अप्लाइड। ये देखिए, ताकि बेसिकली आपकी एटमॉस्फेयर जाए ना, उसको जितना हम एयर टाइट रख सकते हैं हैच कवर्स को उतना बेटर। सरफेस वेंटिलेशन शुड बी केप्ट टू मिनिमम। अनटिल आपको लगता है कि अंदर बहुत ज़्यादा गैस एक्यूमुलेट हो रही, थोड़ी सी उसको एस्केप होने तक खत्म, बंद कर दीजिए वापस। सेम कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन शुड बी रेगुलरली मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड। एंड इफ द होल टेम्परेचर, उसके साथ साथ अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है देन इट इज सो इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और कार्बन मोनोऑक्साइड concentration rises steadily, then we have to expert advice should be sought from the technical department, from the shipper, all that कि भाई temperature is rising, कर क्या सकते हैं? Tell me, if temperature coal is getting heated up, we can only cool the decks hatch cover by your deck water, isn't it? सर एक क्वेश्चन था सर, जब डिस्चार्जिंग के बाद फिर होल्ड इंस्पेक्शन कैसे करते होंगे सर? कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट कर रहा है, उसकी तो डेंसिटी ज़्यादा होती है सर, तो वो तो बॉटम पे बनी रहेगी सर, वो एटमॉस्फेयर पे नहीं जाएगी सर। तो फिर होल्ड इंस्पेक्शन कैसे करते हैं सर पोर्ट में? मतलब क्योंकि उसमें तो जल्दी जल्दी करना पड़ता होगा सर, जैसे कि और कैरियर में वगैरह करते हैं फटाफट। वो ठीक है बच्चे, देखिए उससे पहले क्या है कि जब आपने कोल डिस्चार्ज करना है तब आपके हैच कवर्स खुले हैं, isn't it? हैच कवर्स आपने पूरे खोल दिए, अब आप कोल डिस्चार्ज कर रहे हो, तो डिस्चार्जिंग शुरू होगी। तो जैसे जैसे आप कोल निकालोगे तो जो गैसेस हैं वो भी एक किस्म की पहले तो डाइल्यूट होंगी, फिर वो साथ साथ निकलती जाएंगी। अब जब आपका कार्गो जो है नीचे आ गया तो ग्रैब से जब वो नहीं निकलेगा तो इवन द मैन हैव टू गो विद द बुलडोजर। बुलडोजर चलाने के लिए पे लोडर या बुलडोजर जो भी आपकी है, उसके लिए तो बंदों ने नीचे जाना है। तो भी ठीक है सर, पता चल जाएगा सर, पहले लोग जाए हुए तो उसके बाद तो जा ही सकते हैं। हाँ, तो हैच कवर खुला रहेगा। व्हेन द हैच कवर इज ओपन, फिर उसको इनफ स्पेस मिल जाती है, फिर वो गैसेस जो हैं चाहे वो हैवियर हो चाहे कुछ भी हो, देन दे एस्केप। और अगर एस्केप नहीं भी करती तो डाइल्यूट हो जाती। जस्ट इमेजिन, मैंने आप अपने जिस रूम में बैठे हो, अगर उसको हमने चारों खिड़कियां दरवाजे खोल दिए हैं, अंदर कोई भी गैस अगर आपके पास है, चाहे आपकी LPG ले लीजिए, अपने क्या घर की कुकिंग गैस, वो भी अगर लीक कर रही है, अगर वो गैस है जनरेट हो रही है, बट अगर आपके खिड़कियां दरवाजे खुले हैं तो क्या होता है? एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, बिकॉज वो गैस को एस्केप करने का प्लेस मिल रहा है, डाइल्यूट होने का प्लेस मिल रहा है। हाँ, बट अगर होल्ड बंद कर दिया आपने, कार्गो डिस्चार्जिंग हुई, टोटल बंद कर दिया, फिर अंदर नहीं जाना, फिर इट हैज़ टू बी वेंटिलेटेड प्रॉपरली, फिर एंटर होने से पहले। सो इसके लिए हैच कवर खुला, फिर नहीं होता, फिर तो सारी गैस जो है, कोल निकल रहा है तो गैस भी निकल रही, हवा चल रही है तो वो उसको गैस को निकाल देगी। एंड देन यू गो
बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला आपने, वेरी राइटली, आई विल से द राइट थिंकिंग, कि सोचने में तो कोई हर्ज नहीं कि हाँ यार कोल है एंड आपको होना चाहिए, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है। सो आई विल ट्राई गोइंग आफ्टर या तो प्रॉपर वेंटिलेशन या थोड़ा उसको खुला रहने दीजिए। कई बार हम करते नहीं है, इवन टैंक्स, डीबी टैंक्स की इंस्पेक्शन है, कई बार वेंटिलेटर नहीं होता कि दोनों मैनुअल खोल के रख दो या एक दिन तक रहने तो कल जाएंगे, और नेचुरल वेंटिलेशन हो जाती है, एयर तो होल्ड के अंदर भी सर्कुलेट होगी। So this is how your coal fire looks like. अब इस कोल को डिस्चार्ज करना भी मुश्किल हो जाएगा, isn't it? कन्वेयर बेल्ट पे डाला तो कन्वेयर बेल्ट भी जल जाएगी। So these are the big problems with this कोल की ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिएक्शन से ही गर्म होके एंड इट कैन कैच फायर। सो बाकी जो हमने प्रिकॉशन देखी है कि यस वो हम प्रिकॉशन लेंगे, डेली टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, हाउ इट लुक्स लाइक। सर इसके ऊपर पानी डालेंगे बुझ जाएगी ना? नो 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 नो, if there is evidence of coal burning, the space should be closed immediately। आपका वही पहले वाला कट द ऑक्सीजन फायर ट्रायंगल में से, ventilation stopped, sealed against entry of air, boundary cooling to be carried out at sea, no water or steam to be applied directly to coal, as coal reduces water to hydrogen and forms carbon monoxide, both flammable gases, introduce CO2। तो सर पोर्ट पे तो पानी डालते रहते हैं कोल के ऊपर, वो बच्चे ओपन एयर में है, वो तो उसकी खाली डस्टिंग ना हो इसके लिए उसको स्प्रे करते हैं। फायर के लिए ओपन एयर में तो कुछ भी नहीं है। ठंडा रखने के लिए नहीं करते सर उसके ऊपर वो? नो नो, ठंडा नहीं, स्प्रे बेसिकली डस्ट के लिए होता है। ठंडा तो हवा जो चल रही है। अच्छा, ओपन एयर में क्या है, ओपन एयर में कुछ नहीं होता। आप वही तो कंपेयर में आपको तभी तो कह रहा हूँ, ओपन एयर में एंड अब जो आपने कोल अपने होल्ड्स में लोड किया, आपने तो उसको बंद कर दिया चारों तरफ से, इजंट इट? हाँ, अगर हम भी खुले हैच कवर खुले हैं, जैसे बार्जिस के ऊपर लेके जा रहे हैं वैसे ले जाते रहो, कुछ भी नहीं होगा। गैस बन भी रही है, वो डिसिपेट होती रहेगी। नो, इमेजिन द डिफरेंस, वहाँ पे वो जेटी में लाई कर रहा है, इट इज ओपन टू द एटमोसफेयर, यहाँ पे तो हमने उसको होल्ड में डाला और ऊपर से होल्ड को सील कर दिया। दिस इज द डिफरेंस। चलो ठीक है, ये तो रहा आपका कोल। सो कोल के लिए ये भी मैं आपको भेज दूंगा आपके चीज ऑब्जर्व किया सर, इनिशियली जब फर्स्ट टाइम हम वेंटिलेट करते हैं तब लिमिट में रहती हैं गैसेस, एक बार वेंटिलेशन स्टार्ट कर दिया तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है, और उसके बाद जैसे 2 दिन तक अगर वेंटिलेट नहीं किया तो गैसेस जो होते हैं एकदम सर ड्रास्टिकली ऊपर जाते हैं। जो भी CO और HC होता है वो एकदम मतलब जितना पहले नहीं था उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है, इसलिए चाहिए से लोग अवॉइड भी करते हैं वेंटिलेट करना। यस यस, वेरी राइट कि ठीक है, कि तभी कह रहे हैं ना कि इसकी जो वेंटिलेशन है, थ्रू वेंटिलेशन नहीं करनी बिल्कुल भी, थोड़ी सी वेंटिलेशन जस्ट टू रिमूवल ऑफ गैसेस, ताकि अंदर एक्सेस जनरेट हो रही है जो निकल जाए बाहर, बाहर गैस निकल रही है, ठीक है, एक वेंट खोला, फ्लैप खोला, ठीक है, गैस बाहर आ गई, खत्म, बंद कर दीजिए। बाकी सर अराइवल पोर्ट से पहले करनी पड़ेगी या नॉर्मली अराइवल पोर्ट से पहले तो अगर आपके नॉर्मली दे इट इज एडवाइज कि इसके हैच कवर, वही बताया ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हैच कवर खोल देते, थोड़ा सा खोल के रखिए, इमीडिएटली नहीं ना। कि डेंजर क्या है कि अगर मेरे हैच व्हील या कहीं से स्पार्क हुई, अंदर एटमॉस्फेयर वैसा है, उसको अवॉइड करने के लिए तो उसका सोल्यूशन है कि आपने हैच कवर को थोड़ा लिफ्ट किया या थोड़ा सा खोल के रखा, ताकि अंदर से गैस रिलीज होने दो, सारी गैस निकल जाएगी, उसके बाद आप अपना हैच कवर खोल दीजिए। इट इज एज गुड एज वेंटिलेशन। अगर आपके पास मैकेनिकल वेंट्स हैं तब तो दे एडवाइस कि आप उसको पहले थोड़ा सा एग्जॉस्ट में रिमूव द गैसेस, फिर भी जब आपने हैच कवर खोलने हैं तो थोड़ा सा पहले खोल के रखिए एंड देन स्लोली ओपन कीजिए, ताकि स्पार्किंग ना हो। एंड बिकॉज नेचुरली यार हैच कवर है, व्हील मूव कर रहा है, हमें दिन में दिखता थोड़ा ना स्पार्क हो रही है नहीं हो रही। तो इस एटमॉस्फेयर को तो एक छोटी सी देखिए अपने, जो कितनी स्पार्क होती है व्हेन वी डू विद अ लाइटर, that much small spark is enough to ignite। बट एक बार हमने थोड़ा सा हैच कवर खोल दिया, फिर उसके बाद खोल दीजिए, फिर स्लोली पूरा एक बार वेंटिलेट हो जाता है, नेचुरली वेंटिलेशन भी हो जाएगी ना, हवा जो चल रही है वो भी तो अंदर गैस को उड़ा के ले जाएगी। चलो ये तो रहा आपका कोल। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द आपका ग्रेन। तो आपको ग्रेन का भी आइडिया होना चाहिए कि ग्रेन में भी क्वेश्चन रहते हैं कि व्हाट इज grain cargoes। I don't know anybody carried grain cargoes?
किसी ने किया ग्रेन कैरी किया है? यस सर। चलो क्या था आपका एक्सपीरियंस? होल्ड क्लीनिंग मुश्किल है सर। या होल्ड क्लीनिंग था कि वहाँ पे थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, इज़न्ट इट? होल्ड जैसे क्लीनिंग ब्राजील या सर अपना इसमें अर्जेंटीना में वहीं से ग्रेन मिलता है तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सफाई और इंस्पेक्शन वगैरह में। ओके, सो व्हाट वाज योर प्रीवियस कार्गो? सर प्रीवियस कोल है तो कोल के बाद अगर सोयाबीन या वीट ले रहे हैं तो या देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। यस, दैट इज द वर्स्ट कि कोल के बाद समटाइम सर श्योर पीपल भी आते हैं अगर टाइम कम होता है तो। यस यस। सो जैसे हम देख रहे थे बल्क क्लीनिंग में देख रहे थे, यस पेंटिंग भी करनी पड़ जाती है सर, थोड़ी बहुत टचअप वगैरह। टचअप, यस, समटाइम टू टचअप बिकॉज सी स्पेशली आफ्टर कोल या आयरन ओर के बाद उसको सफाई करना एंड इवन समटाइम द हायर सरफेसिस कहीं पे अगर कार्गो स्टकअप है वहाँ से निकालना जो है वो और मुश्किल हो जाता है। yes. नीचे तो ठीक है, हम हाई प्रेशर कॉम्पी गन्स हैं हमारे पास, हाई प्रेशर जेट से ठीक है साफ सफाई हो जाती है उसको निकालना। बट एनी टाइम यू यूज्ड एनी केमिकल एंड ऑल दैट? डू यू यूज्ड एनी केमिकल फॉर क्लीनिंग द स्टेन्स एंड ऑल? यस सर, केमिकल अप्लाई तो करते हैं। वो अपना एल्का टफ वगैरह, साथ में फोम बूस्टर। या तो उसके साथ भी गॉट टू बी केयरफुल। प्लस मॉर्पोल है, सो इट हैज़ टू बी ओपन सी में, कोस्ट के नज़दीक नहीं हम उसको कर सकते। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। सो बल्क कैरियर की इट लुक्स ईजी बट बल्क कैरियर की होल्ड क्लीनिंग इज़ द बिगेस्ट जॉब। सो एंड फिर सेटिस्फेक्शन भी है कि हाँ यार होल्ड पोर्ट में आए तो होल्ड पास हो गए तो वेरी गुड, इजंट इट? सो आई हैव ऑल्सो सीन कि होल्ड अगर पास नहीं होते, चलो अर्जेंटीना वगैरह तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो जान के फेल कर देंगे। वो तो अपनी जेब में लेके आते थे छोटा सा इंसेक्ट हो वहाँ पे। अभी सारे होल्ड में चीवा सर तो उनके साथ जा नहीं सकता, उनको पता है, तो किसी एबी को किसी को भेजेंगे। तो एबी कोई भी हो आपको पता है, ही विल बी वॉचिंग समवेयर एल्स, वो अपनी जेब से उठ निकाल के डिब्बे में से हो कोई भी इंसेक्ट डाल सकता है। देन यू से ओ सी यू गॉट इंसेक्ट, बस चलो किनारा वालों को दो काम क्लीनिंग का। करना क्या उन्होंने, होल्ड तो हमने क्लीन किए हुए, तो दे विल चार्ज। वहाँ से कमीशन आती है सर। हाँ, $10,000-20,000 ले जाएंगे, कुछ भी नहीं काम करेंगे, थोड़ा सा झाड़ू दिखाने के लिए लेके आएंगे। तो ऑस्ट्रेलियन तो सबसे खराब काम चोर, तो वो चीज़ें सबसे बुरी लगती हैं। चलो बेसिकली ग्रेन अभी थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, फिर चाय पियेंगे। Grain cargoes, agar if you see the term grain basically includes your wheat, maize, oats, rye, barley, rice, pulses, seeds and their processed forms which behave in a similar way to grain in its natural state. So इन सारों को grain कहते हैं जो इस तरह से behave करते हैं। So basically when we talk about grain, we always think of wheat, corn, rice, या pulses, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली आपको दीज आर कॉल्ड द ग्रेन कार्गोस। आज से पहले जब रेगुलेशन नहीं थे, लॉट ऑफ शिप्स हैव गॉन डाउन बिकॉज जैसे जैसे जितनी उनको नॉलेज थी एंड एट सी, so we are at the mercy of the weather. So loading and carriage of grain cargo is governed by International Convention SOLAS Chapter 6 and उसी के साथ उन्होंने supplemented by the International Code for Safe Carriage of Grain, what we call International Grain Code 1991 में। So it was all कि भैया all these guidelines ऐसा करो, इसको ऐसा करना है। And those days when this grain code was written, the grain was carried on general cargo ships. Even India used to import, so big ship used to bring, फिर उसको एंकर किया जाता था और छोटे शिप्स उसके अलॉन्ग साइड जाएंगे जिसे हम STS कहते हैं। एंड वो जनरल कार्गो शिप में बड़े शिप से कार्गो डालेंगे। बट जनरल कार्गो में देयर वाज लॉट ऑफ डेंजर्स, लॉट ऑफ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद दिस ग्रेन कार्गो। सो इस ग्रेन कार्गो के डेंजर्स क्या हैं? बेसिकली टू बिग डेंजर इज सेटलिंग एंड शिफ्टिंग। अब जो बल्क कैरियर आपने किए उनमें ये डेंजर कम हो गया बिकॉज दे आर सेल्फ ट्रिमिंग होल्ड्स, तो उनमें इतनी शिफ्टिंग का चांसेस नहीं है। शिफ्टिंग हो भी so there is not much place, it doesn't affect your stability so much, but otherwise
The carriage of grain is associated with basically two main hazards, settling and shifting. Other minor hazards, contamination, dust explosion, fire, rotting due to ingress of water and consequent depletion of oxygen or evaluation of toxic vapors. So कई बार आपके मन में आएगा सर डस्ट एक्सप्लोजन कहाँ से हो सकता है? Now this is also possible because इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुक्स, बहुत ज़्यादा रिसर्च है और पीपल टेक प्रिकॉशंस. Now we imagine कि wheat थोड़ी सी है. Now when the wheat is handled at a large scale, especially US, Canada, जहाँ पे ये wheat handle होती है, how they store this wheat, जहाँ पे भी तो डस्ट तो उड़ेगी. एंड ये जो डस्ट है उसके साथ अगर इसको कहीं स्पार्क मिले तो दिस डस्ट ऑल्सो कैन एक्सप्लोड. सो ये जो डस्ट है इट इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली, बट ऑफ कोर्स हम जो डस्ट देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली इरिटेटिंग अस. Sometimes you are allergic to this dust. Some people are allergic. Even I remember I had a cadet. उसको जैसे ही डस्ट होगी he will have breathing problem. He can't breathe. Of course he is a senior master now. तो उसको हम कमरे में बंद कर देते थे. जब भी कैबिन में जाओ बिल्कुल कैबिन को बंद कर दो. So some people are allergic to this dust. So please be very careful. There is nothing wrong. It is natural phenomena. सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती. So this allergy also can be there, and other these minor hazards are there. Now, hazard of the shifting, if you see how this shifting hazard takes place, is basically a compartment may be full when the cargo is loaded, but due to the ship's vibration and other movements, the grain settles down by about 2% of its volume. So जब grain settle होगी तो आपका hold तो आपने full किया था, तो naturally उसमें space बन जाएगी. And this cargo, you know, angle of repose आ गया 15 to 18 degree. That means the moment ship rolls 15 to 18 degree, this cargo is going to shift. So this space allows the cargo to move from side to side in conjunction with the rolling and pitching of the vessel. So as the cargo shifts, the vessel lifts to one side. The shifting of grain is the greatest hazard involved in carriage of grain, and all regulations contained in this code for the safe carriage of grain are directed towards limiting this shift. तो जनरल कार्गो में आपको मैंने बताया, इमेजिन जनरल कार्गो शिप फ्रॉम पोर्ट साइड टू स्टार्बोर्ड साइड, कुछ रिस्ट्रिक्शन है नहीं, एंड उसमें स्पेस बनी ऊपर, तो कार्गो कैन वेरी फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एंड क्रिएटिंग अ लिस्ट. इस चीज़ को अगर आप, इफ यू कैन इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन डेक and you look towards down in the hold, between deck पे अगर आपने कार्गो लोड किया है, so ये तो very easily it can move because इसका एंगल ऑफ रिपोज कम है, तो 15 डिग्री पे भी इधर से उधर जा सकता. so उसका सेफ्टी मेजर तो यही था कि या तो शिप का डिज़ाइन है जो आज के बल्क कैरियर है वैसा किया जाए, या फिर इसके जो ग्रेन सरफेस है, जो ग्रेन है उसको सिक्योर किया जाए. How can we secure the grain surface so that अगर जनरल कार्गो शिप में it should not move from one place to another place, from port to starboard? Simple. या तो हम उसको ओवर स्टो कर देते हैं, ऊपर बैग्स डाल देते हैं थोड़े भर के, फ्रॉम पोर्ट टू स्टार्बोर्ड साइड पूरा का पूरा 2-3 टियर बैग्स के डाल देते हैं, देन ऑल्सो दिस कार्गो कैन नॉट मूव. सो इस टाइप के मेथड जो थे यूज किए जाते थे टू रिस्ट्रिक्ट दिस शिफ्ट. So grain has a low angle of repose 15 to 18 degree depending on the type of grain, and this results in its shifting very easily. As soon as the angle between grain surface and horizontal exceeds the angle of repose, the grain will shift. ठीक है, चलो टेक अ ब्रेक, चाय पी लें, 10-15 मिलते हैं. ओके Okay, sir. ओके सर, थैंक यू. Okay, sir. ओके.